तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र है जो हिमालय की तलहटी और शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण और उत्तरी मैदानी क्षेत्र के बीच में स्थित है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर जिले तराई क्षेत्र में आते हैं। गोरखपुर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर कुशीनगर एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थान है। ऐसा माना गया है कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपनी जीवन की आखिरी सांसें यहीं कुशीनगर में पूरी की थी। इसके अलावा यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ के बौद्ध तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए आते हैं। कुशीनगर की लोक संस्कृति में पूर्वांचल क्षेत्र का काफी प्रभाव है, तभी यहाँ हिंदी के अलावा भोजपुरी भाषा का भी प्रयोग किया जाता है। हिमालय की तराई वाले क्षेत्र में स्थित कुशीनगर का इतिहास अत्यंत ही प्राचीन व गौरवशाली है। सन 1876 में अंग्रेज पुरातत्वविद ए कनिंघम ने आज के कुशीनगर की खोज की थी। खुदाई में 6ठी शताब्दी की बनी भगवान बुद्ध की लेटी प्रतिमा मिली थी। इसके अलावा रामाभार स्तूप और माथा कुंवर मंदिर भी खोजे गए थे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये स्थान त्रेता युग में भी आबाद था और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्र कुश की राजधानी थी, जिसके चलते इसे कुशावती नाम से भी जाना गया। 15 मीटर ऊंचा रामाभर स्तूप, इसे मुकुट बंधन चैत्य के नाम से भी जाना गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध 483 ईसा पूर्व यहाँ दफनाए गए। पाली साहित्य के ग्रंथ त्रिपिटक के अनुसार बौद्ध काल में ये स्थान षोडश जनपदों में से एक था। मल्ल राजाओं की ये राजधानी तब कुशीनारा के नाम से जानी जाती थी। 6ठी शताब्दी की शुरुआत में यहाँ भगवान बुद्ध का आगमन हुआ। कुशीनगर में ही उन्होंने अपना अंतिम उपदेश देने के बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। यह क्षेत्र भोजपुरी भाषा का क्षेत्र होने के कारण आम गीतों के अलावा भगवान बुद्ध के भजन के गीत भी भोजपुरी भाषा में गाए जाते हैं और भगवान बुद्ध के विदेशी अनुयायी भी इनका आनंद लेते हैं। सुर जब साधना में लीन हो जाए तब संगीत बन जाता है। संस्कृति के रूप और रंग तो अनेक हैं, लेकिन भाव सभी का एक है, जो कि है एकता, प्रेम और शांति। हम इस वक्त कुशीनगर मेन टेम्पल के परिसर में हैं, जहाँ पे भगवान बुद्ध के भजनों का गुणगान किया जा रहा है। लुम्बिनी वन में जन्म बुद्ध का, लुम्बिनी वन में जन्म बुद्ध का, कुशीनगर निर्वाण ज्ञानेश्वर जहाँ बसे हैं, गुरु जी जहाँ बसे हैं। बोध गया में ज्ञान मिला है, बोध गया में ज्ञान मिला है, कुशीनगर निर्वाण ज्ञानेश्वर जहाँ बसे हैं, गुरु जी जहाँ बसे हैं। लुम्बिनी वन में जन्म बुद्ध का, कुशीनगर निर्वाण ज्ञानेश्वर जहाँ बसे हैं, गुरु जी जहाँ बसे हैं। कुशीनगर विश्व की कई संस्कृतियों का संगम भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भारत के साथ साथ श्रीलंका, चीन, जापान और थाई बौद्ध मंदिर हैं, जो आधुनिक समय की वास्तुशिल्प कला की भव्यता और विभिन्न संस्कृतियों के संगम को दर्शाते हैं। कुशीनगर का इतिहास हजारों साल पुराना है। आइए इस जगह के इतिहास और संस्कृति को और बेहतर समझते हैं हिज होलीनेस वेनरेबल AAAB ज्ञानेश्वर जी के साथ। थैंक यू सो मच हिज होलीनेस, आपने हमें अपना टाइम दिया। कुशीनगर के इतिहास के बारे में प्लीज़ हमें एनलाइटन कीजिए। ये कुशीनगर है, नाम तो पे कुशीनगर नहीं था। ये कुशीनगर को कहा जाता है माठा कुंवर। अंग्रेज लोग आक्रमण करने के बाद अंग्रेज ने पूरा हिंदुस्तान में रास्ता वगैरह कुछ नहीं था। हम लोग पाली ग्रंथों में देखा जाता है महावन बहुत बड़ा जंगल बोल के देखा जाता है। तो अंग्रेज आने के बाद सबसे पहले पश्चिम से रेल का रास्ता बनाने की कोशिश किया था। कराची से लाहौर को रेल रास्ता बनाया गया। रेल रास्ता बनाते बनाते चला गया तो एक जगह में बहुत बड़ा खंडहर मिला। वो खंडहर
रख दिया गया। फिर आगे गया, आगे भी एक खंडहर मिला। पहले खंडहर का नाम है मोहनजोदड़ो, दूसरा खंडहर का नाम है हड़प्पा। दोनों खंडहर को मिलने के बाद अंग्रेजों ने पूरा हिंदुस्तान में व्यापारी, खेती वाला, सरकारी अधिकारी सब मिलके एशियन आर्कोलॉजिकल सोसाइटी बोल के बनाया गया था। माथा, कुंवर, कोट 3 शब्द है। माथा माने क्या है? माथा माने मता शब्द से आया होगा। कुंवर माने क्या है? कुंवर माने कुंवर शब्द से आया होगा। कोट, कोट माने टीला। माथा कुंवर का कोट, मटा कुमारा टीला, ये 3 शब्द से। एकता मोबारी भोरी दूसरे पियवा गइलन रे चोरी। एकता मोबारी भोरी दूसरे पियवा गइलन रे चोरी। एकता मोबारी भोरी दूसरे पियवा गइलन रे चोरी। अरे सखिया रे तीसरे बिरह से देहिया मातलिए। अरे सखिया रे तीसरे बिरह से देहिया This Kushinagar actually is the place of Mahaparinirvana of Gautam Buddha, and now recently it is being developed. This place is declared as a holy city. First priority is this temple area. This area is declared as holy city, and here no animals to be chopped, no alcohol or wine to be allowed here. So this is declared by the district administration, first thing. Second thing, this is the place where all the pilgrims come. So pilgrims nearly 98% and 2% tourists and other people. So here you find in the season we call from August till March, we call it tourist season. At that time you find a holy approach here. All the pilgrims coming and ये लोग पूजा करते हैं, कोई barefoot they are walking, मंदिर पे जाते हैं. Simultaneously here, in the meantime, there are several monasteries come up. Different countries they started building their monasteries. Thailand, Myanmar, Vietnam, Chinese, Cambodia, and then Sri Lanka. So these all monasteries, they keep their own monks. All the monasteries, they have their own country monks, and they have different culture in respective monasteries. देश विदेश में भइले प्रचार हो, जन जन में भावे लागल बुद्ध के विचार हो। ओ देश विदेश में भइले प्रचार हो, जन जन में भावे लागल बुद्ध के विचार भइल। निर्वाण कुशीनगरिया में भइल, निर्वाण कुशी नगरिया में। चल घूमी आई बुद्ध के नगरिया में, चल घूमी आई बुद्ध के नगरिया में। बड़ा सुख चैन मिली ओ डगरिया में, बड़ा सुख चैन मिली ओ डगरिया में। चल घूमी आई बुद्ध के नगरिया में, चल घूमी आई बुद्ध के नगरिया में, चल घूमी आई बुद्ध के नगरिया में, चल
चल घूमी आई बुद्ध के नगरिया में। 2 अक्टूबर 1989 को अस्तित्व में आने वाला महाराजगंज जिला प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। महाकाव्य महाभारत में इस क्षेत्र का उल्लेख कारपथ के रूप में किया गया है, जो कोशल राज्य का अंग था। हम इस वक्त महाराजगंज जिले में हैं, जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी सीमाएं उत्तर में नेपाल, दक्षिण में गोरखपुर, पूरब में पडरौना और पश्चिम में सिद्धार्थनगर जिले को छूकर निकलती है। ये जगह होरिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध है और थारू समुदाय के लोग इसे होली पर मनाते हैं। प्रदर्शन के समय नर्तक एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं। इस सफर में हमारा अगला पड़ाव है सिद्धार्थनगर, जो बौद्ध संस्कृति के साथ साथ काला नमक चावल की खेती के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि काला नमक चावल की सुगंध भगवान बुद्ध का उपहार है, इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। कपिलवस्तु प्राचीन शाक्य राजघरानों की राजधानी हुआ करता था। इस राज परिवार के शासक शुद्धोधन सिद्धार्थ के पिता थे। सिद्धार्थ ही आगे चलकर महात्मा बुद्ध कहलाए और उन्हें शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। शाक्य क्षेत्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों में से एक था। इस राज परिवार के राजकुमार गौतम ने 29 वर्ष की आयु में कपिलवस्तु से प्रस्थान किया और आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद यहाँ उनका दोबारा आगमन 12 वर्षों के बाद हुआ। कपिलवस्तु महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन के राज्य की राजधानी थी। यहाँ भगवान बुद्ध ने अपना बचपन सिद्धार्थ के रूप में बिताया था और 29 वर्ष की आयु में घर छोड़कर 12 वर्ष बाद बोध गया से ज्ञान प्राप्त करके लौटे। वर्तमान में पिपराहवा और गवरिया जैसे खूबसूरत गांव कपिलवस्तु का सौंदर्य बढ़ाते हैं। यहाँ एक प्राचीन स्तूप है, जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान बुद्ध के अवशेष सुरक्षित हैं। कपिलवस्तु के सफर में श्रद्धालुओं को हजारों वर्ष पहले के युग का अनुभव होता है, जब युवराज सिद्धार्थ लोगों के कष्ट को देखकर तमाम सुख और विलासिताएं त्याग कर दुख के निवारण और मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्ति हेतु निकल पड़े थे। आज ये स्थान भारत और नेपाल सीमा का हिस्सा भी है। हमारी सांस्कृतिक यात्रा हमें इंडो और नेपाल के बॉर्डर पे ले आई है, जहाँ एक तरफ आपको हिंदुस्तान यानी भारत नजर आएगा, वहीं दूसरी तरफ आपको नेपाल नजर आएगा। यह है बुद्ध सर्किट और इस बॉर्डर को कहते हैं कपिलवस्तु। यहाँ पर आप देखेंगे कि नेपाल और भारत की संस्कृति काफ़ी मिलती जुलती है और हमारे एसएसबी के जवान बड़ी मुस्तैदी से यहाँ तैनात हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में गोंडा बहराइच जिलों की सीमा पर स्थित है ये प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल श्रावस्ती। आज का सहट महट गांव ही कभी श्रावस्ती कहलाता था, जो प्राचीन काल में कौशल देश की दूसरी राजधानी हुआ करता था। श्रावस्ती हिमालय की तलहटी में बसे भारत नेपाल की सीमा बहराइच से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश के जिले की पहचान विश्व के कोने कोने में आज बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जानी जाती है। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम में इसका विस्तृत वर्णन दिया है। कहा गया है कि भगवान राम ने अपने पुत्र लव को श्रावस्ती का राजा बनाया था। भगवान बुद्ध के जीवन काल में इसे कौशल देश की राजधानी कही गई थी। श्रावस्ती को सहेट महेट के नाम से भी जाना जाता है। राजपाट और ऐश्वर्य को छोड़कर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के 21 से लेकर 45 वर्ष यही श्रावस्ती में बिताए, जहां उन्होंने 761 उपदेश दिए हैं। हमारे ठीक पीछे कच्ची कुटी है, जो कि 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी और यहाँ है अंगुलीमाल की गुफा। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम के पुत्र लव ने भी इसे अपनी राजधानी बनाया था। अब हम पहुंचे हैं बलरामपुर जिले में, जिसके तराई इलाके में नेपाल सीमा से लगे हुए जंगलों के बीच छोटे छोटे कुनबों में बसी है थारू जनजातियां। तराई क्षेत्र के थारू समुदाय की उत्पत्ति
कहां से हुई, ये तथ्य मिथकों और मौखिक परंपरा से घिरा हुआ है। राणा थारू समुदाय के लोग अपने आप को राजपूत मानते हैं, जो थार मरुस्थल से यहाँ आके बसे हैं, जबकि पूर्वी क्षेत्र के थारू समुदाय अपने आप को कपिलवस्तु के कोलीय वंश के वंशज मानते हैं। हम यहाँ पहुँच तो गए, लेकिन अब शाम हो चली है। जंगलों के बीच से हमारी गाड़ी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जब हम बिसुनपुर गांव से वन क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ थारू जनजातियों का ऐसा नृत्य देखने को मिलता है जिसमें पुरुष ही महिला का रूप धारण कर नृत्य करते हैं। तराई क्षेत्र का फेमस फोक डांस, इसे थारू समुदाय के लोग करते हैं। ये गीत, संगीत और नृत्य इनकी दिनचर्या से जुड़े हुए हैं। ये जब काम से थक कर लौट कर आते हैं, ये गीत तब भी गाते हैं, और जब ये पानी की चपेट से लड़ रहे होते हैं, ये गीत और नृत्य तब भी करते हैं। दशहरा एक ऐसा खास पर्व है जहाँ पर ये ना सिर्फ गाते हैं बल्कि नृत्य भी करते हैं। ये परंपरा चली आ रही है। अब रात काफी हो चुकी है। सुबह हम यहीं से फिर आगे बढ़ेंगे। जंगलों के बीच होते हुए तो कुछ गांव जैसी बस्ती है, पर जब रास्ते में पड़ने वाली एक पहाड़ी नदी को पार करते हैं तो पहुंचते हैं भारत नेपाल सीमा पर बसे कुछ घरों के छोटे से गांव भौलीशाल में। हिमालय की तलहटी में हिंदुस्तान का आखिरी गांव भौरीशाल, जिला बलरामपुर। इस गांव में कुल 195 लोग हैं, जो कि 24 घरों में रहते हैं। थारू जनजाति के लोग प्रकृति के बेहद करीब हैं, शायद इसीलिए ये बहुत ही सच्चे और साधारण है। आइए इस गांव की एक छोटी सी झलक लेते हैं। ये गांव एक पेंटिंग जैसा लगता है। यहाँ सरकार ने सड़क और बिजली तो पहुंचा दी है, लेकिन अभी यहाँ बसी थारू जनजातियाँ अपने जीवन को उसी तरह से जीना चाहती हैं जैसे ये हैं, स्वभाव से सरल और मेहनतकश। यहाँ पर भी महिलाएं घरों के अलावा बाहर का काम भी करती हैं और महुआ की शराब बनाती एवं बिक्री करती हैं और घर में भी उसका उपयोग करती हैं। धान की खेती इनकी प्रमुख खेती है, जिनको ये अपने पाले हुए जानवरों की सहायता से ही करते हैं। अब हम वापस आ पहुंचे हैं क्योंकि हमारे जाने का रास्ता यही है। लेकिन हम देखते हैं कि इस गांव में एक थारू मास्टर साहब, जो पूरे गांव के मास्टर साहिब हैं, इन्होंने तैयारी कर ली है थारू नृत्य की। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते और देखते भी हैं कि थारू नृत्य में किस तरह के परिधान, आभूषण, गायन और वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। हम इस वक्त चंदनपुर गांव में हैं और हमारे साथ है राम सुंदर जी, जो कि थारू समुदाय के हैं और शिक्षक भी हैं। स्वागत है आपका। थारू समुदाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई? थारू समुदाय, जैसा कि नाम ही है थारू, थारू का अर्थ ही होता है कि ठहरना। अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग लेखकों ने उसका अलग अलग तरीके से अपना अपना विचार उन्होंने व्यक्त किया है।
लेकिन वास्तव में मैं लेखकों के और विद्वानों के उनके कथनों पे मैं नहीं जाता। जो मैं जिस समुदाय से हूँ और जो मैं वास्तविक रूप से मैं देख रहा हूँ, जान रहा हूँ कि थारू अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानता है। राजस्थान में थार का मरुस्थल है और महाराणा प्रताप जी वहाँ उदयपुर एक स्थान है और वहाँ राजस्थान के लोगों की और हम लोगों की पहनावा, खान पान लगभग मिलती जुलती है। जी। और हमारे थारू लोग झारखंड से लेकर के उत्तरांचल तक सभी ये पर्वत के और सीमावर्ती नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में ही ये लोग बसे हुए हैं। और ये कहा भी गया है कि महाराणा प्रताप जी जब युद्ध कर रहे थे तो उनके साथ में युद्ध करते करते अपने वंश को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जंगल में आकर के छुप गए। और आज भी ये इतिहास गवाह है कि महाराणा प्रताप जी को कहते हैं कि घास की रोटी वो खाते थे। घास की रोटी खा करके उन्होंने युद्ध किया, संघर्ष किया मुगलों से। और आज भी हमारे थारू के लोग जंगल पर ही निर्भर हैं। जंगल से ही काफ़ी चीज़, जैसे ईंधन से लेकर के यहाँ तक कि हम लोग सब्जी तक जंगल से ही लाते रहते हैं। तुहरे बलमुआ का चिन्हली ना जानली, तुहरे बलमुआ का चिन्हली ना जानली, सखिया कैसे संदेश लिए जाए, सखिया कैसे संदेश लिए जाए, सखिया कैसे संदेश लिए जाए, कैसे संदेश लिए जाए। हमरे बलमुआ के काले काले जुलफी, हमरे बलमुआ के काले काले जुलफी, हमरे बलमुआ के काले काले जुलफी, सखिया जुलफी में भंवरा गूंजाए, सखिया जुलफी में भंवरा गूंजाए, सखिया जुलफी में भंवरा गूंजाए, सखिया जुलफी में भंवरा गूंजाए। यहाँ का नृत्य, संगीत और पारंपरिक जीवन शैली तराई की संस्कृति का प्रतीक है। तराई क्षेत्र के थारू झूमर नृत्य को बहुत खुशी से करते हैं। इस नृत्य में आज भी पुरुष ही महिला का रूप धारण कर नृत्य करते हैं, पर महिलाएं एक घेरा बना के नृत्य करती हैं और पारंपरिक लोकगीत गाती हैं। विशेष त्योहारों और शुभ अवसरों पर किए जाने वाले इस नृत्य में स्थानीय बदलाव हैं, जिसकी वजह से इसे अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे झुमारी, झुमारा और घूमर, घुमरा आदि। हम इस वक्त थारू समुदाय के पारंपरिक परिधान में हैं। ये परिधान खास तीज त्योहारों और शादी ब्याह में पहने जाते हैं। ये जितने भी आभूषण हमने इस वक्त पहन रखे हैं ये चांदी और सोने के बने हुए हैं। आइए इनके नाम जानते हैं और इनका क्या महत्व है इसे भी जानते हैं। नमस्कार, क्या कहते हैं इसे जो हमने इस वक्त अपने माथे पे पहन रखा है? मंगौरी। मंगौरी। और जो कानों में? झुमका और ये बिजली और ये सेहरा। सेहरा। अच्छा, और ये वाला जो गले में हमने पहन रखा है? चौक। अच्छा, और ये वाला? हैकल। हैकल। और ये सब चांदी के सिक्के हैं? हाँ, ये चांदी का सिक्के है। और हाथों में? ये बिजायट। बिजायट। हाँ। और ये पछेला। पछेला। और ये छंदिया। छंदिया। हाँ, पहुंची। पहुंची। अच्छा, ये सब जोड़ों में पहने जाते हैं? ये कड़ा। अच्छा, इसे कड़ा कहते हैं हमने। कड़ा। अच्छा, नाक में कुछ नथनी भी थी, वो हम पहन नहीं पाए थे। फोफी। उसे फोफी। फोफी कहते हैं। नक्शा। नक्शा। और इन सब बुलाका।
बुलाका, हाँ वो सोने का। वो सोने का होता है। ये जितने भी आभूषण आप देख रहे हैं इनका काफी वजन है, लेकिन थारू समुदाय की सारी महिलाएं इन्हें खास मौकों पर जरूर पहनती हैं और इनका बहुत महत्व होता है। बहराइच संस्कृति में समृद्ध है। वास्तुकला, शिल्पकला, धर्म, भाषा और भोजन अवध क्षेत्र के समान है। यहाँ अवधी भाषा का अधिक प्रभाव है, पर यहाँ हिंदी और उर्दू की गंगा जमुनी संस्कृति भी है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ दुधवा नेशनल पार्क है, जहाँ पे हर प्रकार के वन्य जीव नजर आते हैं। इसकी सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं और यहाँ थारू समुदाय के लोग पाए जाते हैं, जिनका जीवन बेहद सरल और खूबसूरत है। पुराने समय में ये जिला खर के वृक्षों से घिरा हुआ था, अतः खीरी नाम खर वृक्षों का ही प्रतीक है। यहाँ के प्रमुख सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों में छोटी काशी, गोला गोकरनाथ धाम, देवकाली, लिलोटी नाथ और 1860 में बना फ्रॉग मंदिर आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। संरक्षित वन क्षेत्र कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहाँ पर सभी तरह के जीव जंतु, पशु पक्षी आदि पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में थारू जनजातियों की कुछ बस्तियां भी पाई जाती हैं। बांसुरी, जिसकी निर्माण नगरी पीलीभीत ब्रज की संस्कृति से प्रभावित है। पीलीभीत में ब्रज लोक विरासत के प्रसिद्ध लोकगीत सभी प्रमुख अवसरों पर गाए जाते हैं, जिनमें खास है पारंपरिक राधा और श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम का वर्णन करने वाले रसिया गीत, जिन्हें तराई क्षेत्र की शैली में गाया जाता है। नृत्य और गायन तराई क्षेत्र की आत्मा में बसे हैं। हिमालय की तलहटी का ये तराई क्षेत्र सुंदरता और समरसता के साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश की संस्कृति का संगम है, जहां प्रकृति और संस्कृति का मिलन होता है।